सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदा बाय विकसित। तो हाँ, ये वीडियोस थोड़ी लेट है क्योंकि बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह थे, प्रैक्टिकल्स वगैरह थे, तो वो सब अब ओवर हुए हैं, तो अब टाइम है, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा सा टाइम लग गया, बट नाउ ऑन वीडियोज़ में जो है बनाता रहूँगा। और मे बी मैं अब दूसरे टॉपिक्स भी क्लियर करूँ फर्स्ट ईयर वगैरह के। तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आपके नॉलेज में हो जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कह के बता दें, तो हम वो शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुल्म रोग पे है, पेनफुल लम्प। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गुल्म रोग। तो गुल्म रोग जनरली अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंसेस को कंपेयर करें तो इनको पेनफुल लम्प से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे अपनी सीरीज़ में चलते हैं वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्याधि परिचय कि कैसे हम इसको डिफाइन करें सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जो है स्टार्ट करने से पहले ही हमें समझ आ जाए कि एक्चुअली डिजीज़ है क्या। तो अगर व्याधि परिचय की बात की जाए तो जिस प्रकार लता समूह एकत्र होकर गुल्म संज्ञा बनाती है, उसी प्रकार वायु पिंडित होकर गुल्म रोग रूप में जानी जाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि अगर कोई लता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री है, जो इकट्ठा होके एक पिंड का रूप बना रही है, एक फॉर्मेशन बना रही है, राउंड फॉर्मेशन, उसी तरीके से जब शरीर में वायु एकत्रित होकर, वात प्रकोपित होकर, वायु एकत्रित होकर कोई पिंड का स्वरूप अगर शरीर में बना ले, तो उस व्याधि को हम गुल्म रोग के रूप में जानते हैं। यही गुल्म रोग है। सिंपल सा हमारा पहला पॉइंट था। इससे हमने समझ लिया कि जनरली इस डिजीज़ में होता क्या है, वायु पिंडित होती है, एक गुल्म की संज्ञा बनाती है और इसे गुल्म रोग के रूप में जाना जाता है। अपना अगला पॉइंट जो आता है वो है आचार्य इस व्याधि को संचारी मानते हैं। इसका मतलब क्या है? आचार्य संचारी मानते हैं, यानी ये घटते बढ़ते रहने वाली बीमारी है। क्योंकि हमने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा कि वायु पिंडित होती है और वात का तो गुण ही है चलते या घटते बढ़ते रहना। तो इसी वजह से यहाँ संचारी का मतलब है कि ये व्याधि जो है घटने या बढ़ने वाली होती है। और पर्टिकुलरली ये पॉइंट आचार्य सुश्रुत ने दिया। अगर आपको पर्टिकुलर किसी आचार्य का नाम लिख के आना होगा या आप याद करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आचार्य सुश्रुत का है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि इसमें मुख्यतः वात दोष की दृष्टि होती है। ये हमने पहले ही पॉइंट में क्लियर कर दिया कि वायु पिंडित होती है, गुल्म की संज्ञा बनाती है, तो वात दोष के कारण गुल्म जो रोग है उत्पत्ति होती है। हालांकि गुल्म रोग में कफ और पित्त का भी दोष का भी काम होता है, लेकिन वात जो दोष है वो मुख्यतः प्रकोपित होता है और मुख्यतः वात दोष की प्रधानता से ही ये होती है। लेकिन एक याद करने वाला पॉइंट ये है कि इसको वात व्याधियों के अंतर्गत ना रखते हुए अन्नवय स्रोतस की व्याधि में रखा गया है। हालांकि इसमें वात प्रकोपित जरूर होता है, मुख्यतः कार्य वात का ही है, लेकिन इसको वात के अंदर ना रखते हुए इसको अन्नवय स्रोतस की व्याधियों में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि यह अन्नवय स्रोतस की व्याधि है। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि वात प्रधान है तो वात व्याधियों में इसका आएगा। जो 80 वात व्याधि हैं उनके अंतर्गत इसका नाम नहीं है। ये जो है हमारी अन्नवय स्रोतस की व्याधि है। अगला हम देखते हैं निरुक्ति और व्युत्पत्ति। तो निरुक्ति या व्युत्पत्ति इसकी कैसे है? तो गुण रक्षायाम में अगर मत प्रत्यय ऐड करते हैं तो गुल्म शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका एक पर्टिकुलर श्लोक है जो आप बुक से देख सकते हैं। मैंने श्लोक यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि एक बार आप इसको देखें, रीडिंग, ये जो वीडियो है इसको देखेंगे, उसके बाद अगर बुक देखेंगे तो क्लियरली आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आपको चीज़ें इजी लगेंगी। तो सिंपल सी बात है, निरुक्ति इसकी है गुण रक्षायाम में मृत प्रत्यय अगर हम लगाएं धातु में तो गुल्म शब्द की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हम और वीडियोस में देखते थे कि नेक्स्ट हम निदान पे बढ़ते हैं, बट इसका एक मेन टॉपिक ये है कि गुल्म के स्थान होते हैं। तो निदान से बढ़ने से पहले हमें स्थानों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्थानों के बारे में पता है तो निदान हम लॉजिकली भी उसके लिख सकते हैं। तो गुल्म मुख्यतः 4 स्थानों में होता है। आपका हृदय में, नाभि में, दोनों पार्श्वों में, बस्ती में। हार्ट में, नाभि के रीजन में, नीचे एब्डोमिनल रीजन में, दोनों पार्श्व यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में गुल्म उत्पन्न हो सकता है। और बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर में गुल्म की उत्पत्ति हो सकती है। तो 4 मुख्य स्थान है जहाँ गुल्म की उत्पत्ति होती है, जहाँ वायु पिंडित होती है, गुल्म का आकार बनाती है। तो ये मुख्यतः 4 स्थान है जहाँ पर वायु पिंडित होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है निदान। तो निदान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किन कारणों की वजह से ये व्याधि उत्पन्न हो रही है, ये डायग्नोसिस में भी काम आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं निदानों का कि कौन से गुल्म के निदान है। तो निदान का अगर हम बात की जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के इसमें निदान है, सामान्य निदान और भेद अनुसार निदान। तो सामान्य निदान की हम बात करेंगे क्योंकि वो लिख के हम आएंगे, और भेद अनुसार निदान जो है वो जो नाम है उसी पर पर्टिकुलरली बेस्ड होते हैं। जैसे गुल्म के अगर हम भेदों की बात करें तो वह हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं रक्तज।
जो इनके निदान होंगे वो पर्टिकुलर इन्हीं पे बेस्ड होंगे। जैसे वातज का, अगर आप रूक्ष अन्नपान वगैरह का सेवन करते हैं तो वातज निदानों के कारण गुल्म की उत्पत्ति हो जाएगी। वहीं विदाही अन्न का सेवन करने से पित्तज, गुरु आहार का सेवन करने से कफज, तीनों दोषों के मिश्रित से आपका सन्निपातज, एवं वेगा अवरोध या विरुद्ध आहार करने से आपका रक्तज गुल्म। तो ये नाम पर डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलरली जो इनके नाम है उन्हीं से बेस्ड इनके निदान होंगे। अब बढ़ते हैं हम सामान्य निदान की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है। कॉमनली किन निदानों की वजह से जो है गुल्म रोग की उत्पत्ति होती है? तो सबसे पहला आता है वेग अवरोध। वेग अवरोध से मुख्यतः सारी डिजीजेस जो हैं वेग अवरोध के कारण ही होती हैं। वेग अवरोध मुख्यतः सभी डिजीज में कारण होता है कि अगर आप वेग अवरोध कर रहे हैं, समय पर मल मूत्र का त्याग नहीं कर रहे हैं, अधारणीय वेग को धारण कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी मुख्यतः मेन डिजीज़ होती हैं, जिसमें से गुल्म भी एक डिजीज़ है। उसके बाद अगर बाह्य आघात हुआ है, आपको चोट लगी या किसी बाह्य कारण की वजह से आपके शरीर में आघात हुआ है, आपको दिक्कत है, तो उस वजह से भी गुल्म की उत्पत्ति हो सकती है। अत्यधिक दबाव, बहुत प्रेशर अगर आपकी बॉडी में पड़ा है तो गुल्म रोग उत्पन्न हो सकता है। मल, कफ, पित्त की अधिक वृद्धि के कारण, अगर आपके शरीर में मल की वृद्धि हो गई है, अत्यधिक कफ बढ़ गया है, अत्यधिक पित्त बढ़ गया है, तो इसकी वजह से भी वायु पिंडित रूप बनाकर आपके शरीर में गुल्म की उत्पत्ति कर सकती है। आखिरी पॉइंट है पंचकर्म के मिथ्या योग से। इसके कारण भी बहुत सी बीमारी होती हैं और गुल्म उनमें से एक है। अगर पंचकर्म आपने किसी पे एग्जीक्यूट किया है, आपने किसी का पंचकर्म किया है, अगर वो सही तरीके से नहीं हो पाया या उसमें कुछ फॉल्ट रह गया, तो उसकी वजह से भी गुल्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ये थे इसके सामान्य निदान जिनके कारण जो है गुल्म रोग हमारा उत्पन्न होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि गुल्म रोग उत्पन्न कैसे हो रहा है। ये हमें पता चल गया कि क्या कारण थे गुल्म रोग की उत्पत्ति के। अब क्या प्रोसीजर है, क्या किस तरह से गुल्म रोग शरीर में उत्पन्न हो रहा है, ये हम देखेंगे संप्राप्ति में। तो संप्राप्ति गुल्म की कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले व्यक्ति ने निदानों का सेवन किया, कारणों का सेवन किया, वेग अवरोध किया, बाह्याघात हुआ, अत्यधिक दबाव पड़ा, कुछ भी कारण रहेंगे, तो इन वजह से जो है उसने निदानों का सेवन किया। उसके कारण क्या हुआ, शरीर में वात का संचय तथा प्रकोप हो गया। संचय तथा प्रकोप आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होंगी। वात का संचय यानी वात अपने स्थान पे एकत्रित हो गया, देन प्रकोपित हुआ, अपने स्थान से बाहर गया, शरीर में विचरण करा। तो वात का जब संचय और प्रकोप हुआ, कफ तथा पित्त जो हो गए दूषित हो गए। जब वात का संचय प्रकोप हुआ तो उसके कारण कफ और पित्त की दुष्टि हो गई। जब कफ पित्त की दुष्टि हुई तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कफ एवं पित्त का स्वस्थान से गमन हुआ। अपने स्थान से, जो कफ का प्राकृतिक स्थान है, जो पित्त का प्राकृतिक स्थान है, वहाँ से हटते हुए कफ आगे बढ़ा, वो अपने स्थान से बाहर गमन करने लगे, कफ एवं पित्त। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कफ पित्त द्वारा वायु का अवरोध हो गया। जब कफ पित्त अपने प्राकृतिक स्थान में थे तो वायु की जो गति थी वो प्राकृतिक थी। वायु जिस गति में शरीर में गमन करता है उसी गति से कर रहा था। बट नाउ क्योंकि कफ और पित्त अपने स्वस्थान से बाहर निकल चुके हैं तो उनने वायु का अवरोध कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया वायु के पाथ में। तो इससे क्या हुआ, वायु का विमान गमन हो गया। नाउ अब जिस फेज पे, जिस रूट पे वायु जानी थी, वात जाना था, गमन करना था, उस रूट पे ना जाते हुए उसका विमार गमन हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वायु का गमन हुआ। इसके कारण क्या हुआ, पार्श्व, हृदय, बस्ती, नाभि में शूल की उत्पत्ति हुई। ये चार हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था कि ये चार ही स्थान हैं जहाँ पे गुल्म की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार स्थान हैं जहाँ पे गुल्म की उत्पत्ति होती है और वायु ने विमार गमन करके इन चारों स्थानों पर शूल उत्पत्ति का कारण हुई। तो पार्श्व, हृदय, बस्ती, नाभि में शूल की उत्पत्ति हुई, जिससे क्या हुआ, वायु का गुल्मवत होना। अब जब इन स्थानों पर शूल की उत्पत्ति हुई तो वायु ने एक पिंडित स्वरूप धारण कर लिया, पिंडित स्वरूप बनाया, गुल्म का स्वरूप बनाया और गुल्म रोग की उत्पत्ति की। तो ये पूरा सीक्वेंस था जिस तरह से गुल्म रोग उत्पन्न हो रहा है, निदानों के सेवन से लेकर गुल्म रोग की उत्पत्ति तक। तो होप ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर देख लीजिए, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ हम देखते हैं संप्राप्ति घटक कि संप्राप्ति घटक क्या है इसका। तो चलते हैं गुल्म रोग की संप्राप्ति घटक की ओर। तो दोष जैसे हमने मुख्यतः पहले ही बात की है कि मुख्यतः इसमें वात प्रदान होता है, लेकिन पित्त और कफ दोष भी इसमें रहते हैं, क्योंकि पित्त और कफ दोष जब अपने स्थान से गमन करते हैं तभी जाके वायु का मार्ग का अवरोध करते हैं और पिंड के रूप में संज्ञा बना के गुल्म रोग की उत्पत्ति करती है। तो दोष यहाँ पे मुख्यतः वात है, लेकिन पित्त कफ के साथ दूसरी जो है निराशय,
कोई आशय नहीं होता, 4 स्थान होते हैं, लेकिन हम किसी आशय में इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं करते आशय को दूष्य में। तो श्रोतस जो है इसका अन्वय श्रोतस है, और अधिष्ठान जो है वो 4 स्थान हमने बताए थे, पार्श्व, हृदय, नाभि एवं बस्ती। श्रोतोदृष्टि जो है संग एवं विमार्गम। संग कैसे? क्योंकि कफपित्त जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है और विमार्गमन वायु का हो रहा है। तो इस तरीके से इसका संप्राप्ति घटक हमने देखा। जो अब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है भेद, क्योंकि भेद लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स गेन करने के लिए, और भेद याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। इससे पहले हम बहुत ट्रिक्स बनाई है हमने बहुत से रोगों की, बट इसमें कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल भेद हैं, ये मेनली वात पित्त कफ से रिलेटेड हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो भेद अगर हम देखें तो 2 आचार्यों ने मेनली इसके भेद दिए हैं, एक्चुअली 5 आचार्यों ने दिए हैं, लेकिन आचार्य चरक, सुश्रुत एवं माधवकर के जो भेद हैं वो सेम हैं, और वाग्भट ने इनके भेद 2 तरीके से और कैटेगराइज किए हैं। तो भेद की अगर बात करें तो आचार्य चरक, सुश्रुत तथा माधवकर मतानुसार जो भेद हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माधवकर जो है रोग निदान में इंपॉर्टेंट आचार्य माने जाते हैं, उनके मतों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू सुश्रुत और चरक। तो जब पहले भेद हैं चरक, सुश्रुत और माधवकर के, वो हैं वातिक गुल्म, पैतिक गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपातज गुल्म, रक्तज गुल्म। तो ये सब माने हैं चरक, सुश्रुत और माधवकर ने। इसमें जो सन्निपातज गुल्म है उसको निचय गुल्म के नाम से भी जाना जाता है, मे बी आपकी बुक्स में निचय गुल्म का वर्णन हो तो वो सन्निपातज गुल्म ही। और जो रक्तज गुल्म है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होता है, ये केवल स्त्रियों में होता है, और इसमें बहुत डिफ़िकल्टी रहती है रक्तज गुल्म और गर्भ में डिफ्रेंशिएट करने में। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है और मे बी इंटरेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। आप चाहें तो रिवाइंड करके एक बार फिर सुन लेना, बस मैं इसको क्लियर करूँगा यहाँ पे कि रक्तज गुल्म जो है गर्भ से कैसे अलग होता है। तो जो डिफरेंस आता है रक्तज गुल्म और गर्भ में वो ये है कि रक्तज गुल्म में जो स्पंदन होगा वो काफ़ी देर से होगा, जबकि गर्भ में स्पंदन आपका प्रायः शुरू हो जाता है, शुरू से ही आपको स्पंदन महसूस होता है। उसके बाद है जो रक्तज गुल्म होगा उसमें अंग रहित पिंड स्वरूप एक आकृति बनेगी, अंग नहीं होंगे, अंग का एहसास नहीं होगा। वहीं जो गर्भ है उसमें अंग प्रत्यंग युक्त पिंड स्वरूप बनता है, यानी जो गर्भ रहेगा उसमें जो पिंड होगा उसके अंग और प्रत्यंग दोनों होंगे। उसके बाद है जो रक्तज गुल्म है उसमें सूल युक्त स्पंदन की प्रवृत्ति होती है, जबकि जो गर्भ है उसमें सूल रहित स्पंदन होता है। ये मेन डिफरेंस है रक्तज गुल्म को गर्भ से डिफ्रेंशिएट करने का। रक्तज गुल्म पाया भी स्त्री में जाता है, हो सकता है इसके डिफरेंस पूछे जाएं तो रक्तज गुल्म और गर्भ में यही 3 जो हैं मेन डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट जो भेद आते हैं वो हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार। तो आचार्य वाग्भट 2 तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको। पहला वातिक गुल्म, पैतिक गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज, रक्तज गुल्म। तो आचार्य जो हैं वाग्भट पहला भेद ये बताते हैं 7 तरीके के गुल्म, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज एवं रक्तज गुल्म। सेकेंडली वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अंतर गुल्म और बाह्य गुल्म के रूप में, यानी जो आंतरिक हो रहा है, अंदर हो रहा है, वो आपका अंतर गुल्म है, जो आपका बाहरी त्वचा या बाहरी बॉडी पार्ट्स में हो रहा है वो आपका बाह्य गुल्म है। तो ये मेन भेद थे इसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इजी भेद हैं। और मेनली जो मेन भेद हैं वो आचार्य चरक, सुश्रुत और माधवकर के अनुसार जो पहले वाले भेद हैं वो मेन है। यही आपको एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाएंगे और यही लिख के आएंगे और यही सही है। नाउ अब भेद देखने के बाद हम देखेंगे कि गुल्म के पूर्व रूप क्या होते हैं। जब गुल्म रोग उत्पत्ति होती है तो उससे पहले जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं वो कैसे रहते हैं। तो जैसा हमने 4 स्थान पढ़े थे, 4 स्थानों पर गुल्म की उत्पत्ति होती है, उसी के अनुसार इसके पूर्व रूप भी होते हैं। जैसे कि उद्गार अधिक्य होगी, क्योंकि आपका एब्डोमिनल रीजन में अगर गुल्म बनेगा तो आपको उद्गार अधिक्य होगी। मलबंध होगा, अगर यूरिनरी ब्लैडर में बस्ती में आपका गुल्म उत्पन्न हो रहा है तो मल का जो हो जाए बंद हो जाएगा। तृप्ति, आपको थोड़ा सा खाना खा के तृप्ति महसूस होगी। उसके बाद आटोप, अद्यमान फ्लॉटुएंस जो होता है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो पूर्व रूप जो गुल्म के हैं वो उसके स्थान पर निर्भर करते हैं। तो एक बार आप समझ गए कि क्या स्थान है, गुल्म कैसे हो रहा है उत्पन्न, तो पूर्व और लक्षण लिखना बहुत ईजी है।
अब नेक्स्ट आते हैं गुल्म के लक्षण क्या होते हैं, कि गुल्म जब उत्पन्न हो चुका है उसके बाद वो क्या सिम्टम्स दिखा रहा है, वो इसके लक्षण क्या हैं। तो जैसे कि 4 स्थानों पर हमने पूर्ण रूप डिसाइड किए थे, वैसे ही 4 स्थानों पर इसके लक्षण भी डिसाइड होते हैं। जैसे भोजन में अरुचि होना, मलमूत्र का निष्कासन में कठिनता, आंत्र में कूजन होना, अनाह एवं उद्गार बाहुल्य। तो यही इसके जो है कॉमन लक्षण हैं जो गुल्म में आपके पाए जाते हैं। और अगर आपको विशिष्ट लक्षण देखना है तो आप बुक देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे विशिष्ट लक्षण इंक्लूड करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए विशिष्ट लक्षण मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बट इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपनी बुक रिवाइज कर लीजिएगा तो टोटल टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो साध्य साध्यता, कि गुल्म साध्यवादी है या असाध्यवादी है। तो जैसे हम मेनली बहुत सारी डिजीज़ में देख चुके हैं कि अगर एक दोषज जो उसका भेद है वो साध्य है, और अगर त्रिदोषज मिल जाते हैं तो वह असाध्य होती है। वैसे ही गुल्म में भी सेम है, एक दोषज साध्य है, वातज गुल्म, पैतिक गुल्म, कफज गुल्म, ये साध्य है। वहीं अगर निचय गुल्म हो गया, सन्निपातज गुल्म हो गया तो असाध्य माना जाता है। उसके बाद जिस गुल्म में उपद्रव उत्पन्न हो जाए वो जो है असाध्य माना जाता है। अगर कोई भी उपद्रव गुल्म के साथ कोई अन्य व्याधि उत्पन्न हो रही है तो तब गुल्म को असाध्य ट्रीट किया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उपद्रवों का बुक में कोई वर्णन नहीं है, ना ही कोई संहिताओं में वर्णन है। तो उपद्रव मेनली डायग्नोसिस जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो तभी पता चलेंगे, ऐसा कोई पर्टिकुलर उपद्रव जो है बुक्स में वर्णित नहीं है गुल्म का। उसके बाद नेक्स्ट है शोथ उत्पत्ति से असाध्य। अगर गुल्म के साथ साथ आपको स्वेलिंग, शोथ की उत्पत्ति भी हो रही है तो तब भी गुल्म को असाध्य ट्रीट करा जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, और आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए, आपका कोई पर्टिकुलर रोग है तो आप बताएं, और अगर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि वो वीडियोस में आप तक जल्द से जल्द बना के पहुँचाऊँ। सो थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन अप होता है और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे।